जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के टॉप 100 प्रश्न को कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ आप लोग देखिएगा एंड तक, और जहां जितनी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यह टोटल प्रश्न यूपी जीके की जो ई बुक है उससे लिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ सबसे पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। दूसरा प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे टोटल क्वेश्चन इसी वीडियो में हम पूरा याद कराने की कोशिश करेंगे, और एक क्वेश्चन को हम 1 से 2 बार रिवाइज भी करेंगे ताकि आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन द्वारा 2 धार्मिक सम्मेलन किए गए, और वह 2 धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए गए? कन्नौज और प्रयागराज में किए गए। तो साथ में इसको भी याद रखिएगा कि हर्षवर्धन द्वारा कितने धार्मिक सम्मेलन किए गए थे? 2 धार्मिक सम्मेलन किए गए थे। कहाँ पर? कन्नौज और प्रयागराज में। चौथा प्रश्न है कि यूपी का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर बसा हुआ है। साथ में याद रखिएगा, वाराणसी गंगा के किस तट पर बसा है? या गंगा के बाएं तट पर बसा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, दे देगा कि वाराणसी गंगा के किस तट पर बसा है, दाएं बाएं। तो आपको याद रखना है कि वाराणसी गंगा के बाएं तट पर बसा हुआ है। वाराणसी में अगर घाटों की संख्या की बात करें, टोटल 88 घाट हो गए हैं। ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा, वाराणसी में घाटों की संख्या टोटल 88 है। और यहाँ पर सारनाथ है, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, तो साथ में इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्रृंगवेरपुर और लाछागिरी, ये कहाँ पर स्थित है। तो श्रृंगवेरपुर और लाछागिरी यह प्रयागराज देहात में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा है कि श्रृंगवेरपुर और लाछागिरी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज देहात में। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल विंध्याचल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दशावतार मंदिर दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर देवगढ़ में है। ये भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया जिले में स्थित है। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देवरिया जिले में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में स्थित है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वराह भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है। वराह भगवान का मंदिर एटा में है। देखिए, हमने एक ट्रिक का वीडियो अपलोड किया था, जितने मंदिर थे, जितने शहर थे, और गंगा किनारे बसे हुए शहर या नदियों के किनारे बसे हुए शहर को हमने ट्रिक के साथ कवर किया था। तो जब मंदिर वाला हम वीडियो करवाए थे उसमें हमने बताया था कि वराह हमें एक शब्द आ रहा है राह, और राह जाते समय हमें किसकी ज़रूरत होती है? राह जाते समय हमें एटलस की ज़रूरत होती है। किसकी? एटलस की ज़रूरत होती है। तो एटलस से हमारा एटा याद आ जाएगा। तो वराह भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? एटा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यूपी में जैन एवं बौद्ध का तीर्थ कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध का तीर्थ कौशाम्बी में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ पर? कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। जैसे वाल्मीकि, जैसे हिंदी, जैसे आप लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करें तो आपको शुद्ध वर्तनी वगैरह आती है ना, तो देखिए वाल्मीकि ऐसे शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। और महर्षि महर्षि में कौन सी संधि है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि महर्षि में कौन सी संधि है, आपको बताना है। ठीक है, महर्षि में कौन सी संधि है?
तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? विठूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कालिंजर दुर्ग, यह कहाँ स्थित है? तो कालिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहीं पर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी का संबंध किस धर्म से है? तो कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी, यानी दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रभास गिरी कहाँ स्थित है। तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। और इनका संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से। तो कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी का संबंध किस धर्म से है? यह जैन धर्म से है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि देवी पाटन मंदिर यूपी के किस जिले में है? तो देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर में है। याद रखिएगा, देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है घोषिताराम मठ, ये कहाँ स्थित है? तो घोषिताराम मठ कौशाम्बी में स्थित है। अभी कौशाम्बी से हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। और प्रभासगिरी अगर पूछे कहाँ पर स्थित है, तो यह कौशाम्बी में है। और घोषिताराम का मठ कहाँ है? ये भी कौशाम्बी में है। चलिए अगला प्रश्न है रामभर स्तूप कहाँ है? तो रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, और इस चर्च का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, या सरधना में कराया। और सरधना कहाँ पड़ता है? यह मेरठ में है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दो तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे जिला पूछ ले कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में करवाया? तो यह मेरठ में करवाया। और मेरठ में कहाँ? सरधना में। तो सरधना मेला भी लगता है मेरठ में, ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, ठीक है, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल कहाँ है? तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर है। नेक्स्ट है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो किसके नाम पर किया गया? तो प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया था। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न है कि कालपी नगर, कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम्पिल यानी फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काम्पिल यानी फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। चलिए इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर आगे चलते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। पहला क्वेश्चन था, रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। हर्षवर्धन द्वारा दो धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए गए? कन्नौज और प्रयागराज में दो धार्मिक सम्मेलन कराए गए थे। यूपी का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी है। श्रृंगवेरपुर लाछागृह, यह यूपी के प्रयागराज यानी देहात में स्थित है, प्रयागराज देहात में स्थित है। नेक्स्ट है विंध्याचल कहाँ है? मिर्जापुर में है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर देवगढ़ में है। वहीं पर बाबा सोमनाथ मंदिर का अगर पूछे तो यह देवरिया जिले में है। नेक्स्ट है श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। अगला है कि वराह भगवान का मंदिर कहाँ है? तो वराह भगवान का मंदिर एटा में है। नेक्स्ट है यूपी में
जैन एवं बौद्ध का तीर्थ कहाँ पर है? तो यह कौशाम्बी में है। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है विठूर में। कालिंजर दुर्ग स्थित है बांदा में। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? यह लखनऊ में है। नेक्स्ट है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी का संबंध है किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से है। देवी पाटन मंदिर की बात करें, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। वहीं घोषिताराम मठ अगर पूछे तो यह कौशाम्बी में है। रामभर स्तूप की बात करें तो रामभर स्तूप कुशीनगर में है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। और जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर नोट नहीं करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया और यह सरधना मेरठ में करवाया था। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? मगहर है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया और किसके नाम पर किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। बात करें कालपी नगर, तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का कि काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब ने करवाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यूपी का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। अगर इसकी हाइट की बात करें 128 मीटर इसकी हाइट है। यूपी का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध। यूपी की सबसे बड़ी नहर की अगर बात करें तो यूपी की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त नदी कौन सी है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त नदी गंगा है। अगला प्रश्न है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर? यमुना नदी पर है। अगला प्रश्न है कि माता टीला परियोजना यह किस नदी पर बना हुआ है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बना हुआ है। अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध नदी चंबल है। कौन सी है भैया? चंबल। अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंबल है। नेक्स्ट है वह नदी जो ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, उसे कहते हैं शारदा। यानी उस नदी के बारे में पूछ रहा है जो ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, उसे कहते हैं शारदा। उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर दिशा में बहने वाली नदी थी चंबल, बेतवा, केन। यमुना की सहायक नदी है और यह उत्तर दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन है कि 110 मीटर ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो 110 मीटर ऊंचा जलप्रपात टोंस नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। फुलहर झील की बात करें तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यूपी में पीलीभीत में फुलहर झील है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रामगंगा एवं शारदा नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में रामगंगा एवं शारदा नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो हिमालय से हुआ है। नेक्स्ट वन है कि अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला हमीरपुर हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात चंदौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? अगर जल ग्रहण के स्टोरेज की बात करें, जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, सबसे अधिक सोन नदी का है। तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है।
नेक्स्ट है यूपी का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित रहता है? तो यूपी का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। गंगा नदी किसके मिलने से बनी है? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनी है। नेक्स्ट है यूपी में कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है? तो गोमती नदी बीहड़ का निर्माण करती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत है। याद रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत है। रामगंगा और गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो यह कन्नौज के निकट है। रामगंगा और गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, संगम कहाँ है? तो यह कन्नौज के निकट है। नेक्स्ट है गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है, तो यह बिजनौर से प्रवेश करती है। वहीं पर अगर बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है कहाँ से? सहारनपुर से प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है, वहीं यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। ओबरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ओबरा बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है। घाघरा नदी यूपी में प्रवेश करती है, देखिए घाघरा नदी यूपी में प्रवेश करती है लखीमपुर खीरी से। वहीं पर बात करें शारदा नदी यूपी में प्रवेश करती है पीलीभीत से। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया किस नदी को? तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया यमुना नदी को। नेक्स्ट वन है कि सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह सिंगरौली सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, साथ में इसको भी याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर पक्षी विहार की कुल संख्या की बात करें तो टोटल 14 पक्षी विहार हैं। नेक्स्ट है देश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? यह नवाबगंज पक्षी विहार है। देश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जिसका नाम 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया था। सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। सबसे बड़े पक्षी विहार की अगर बात करें तो लाख बहोसी पक्षी विहार है, और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार है। तो यहाँ पर हम लोगों को कितने पॉइंट याद रखना है कि वर्तमान में पक्षी विहारों की संख्या कितनी है? 14 है। देश में प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार है, और जिसका नाम 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। वहीं पर बात करें सबसे पुराने पक्षी विहार की, तो वह है नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार। जितने भी पक्षी विहार हैं उसको हमने ट्रिक से कवर किया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो यूपी जीके की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। नियर अबाउट वहाँ पर हमने 57 वीडियो अपलोड कर दिया है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? शेखा झील पक्षी विहार। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पक्षी विहार है इसको हमने पेन डाउन किया है, इसको आप अच्छे से रट के जाइएगा, जरूर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसको नवाबगंज पक्षी विहार कहा जाता है, और यह कहाँ स्थित है? तो यह उन्नाव में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, स्थापना 1987 में हुई। देखिए उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। आप एक ही बार में याद कर लेंगे उत्तर प्रदेश के जितने पक्षी विहार हैं, 14 पक्षी विहार है ना, इसको आप याद कर लेंगे एक ही बार में। चलिए उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि वहाँ से आप उसको देख सकें, ठीक है, जो हमने ट्रिक से करवाया है। चलिए नेक्स्ट है लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ है? कन्नौज में है, और स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है बखीरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर में है, स्थापना 1990 में। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है, और इसकी स्थापना 1990 में की गई सांडी पक्षी विहार की। ठीक है, तो हमने ट्रिक से करवाया था कि सांडी पक्षी विहार यानी सांड से हर कोई डरता है, हर कोई से हरदोई, तो सांड से सांडी, तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, नहीं सांड से हर कोई डरता है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में। समान पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? मैनपुरी में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना पक्षी विहार की बात करें, पटना पक्षी विहार एटा में है, और 1990 में भी इसकी स्थापना हुई थी। पार्वती अरंगा पक्षी विहार, पार्वती जी क्या है? गॉड है, भगवान है, ठीक है, हमने ऐसे याद करवाया था। और
यहाँ पर है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, यह गोंडा में है, 1990 में स्थापना हुई। नेक्स्ट है ओखला पक्षी विहार, ये गौतम बुद्ध नगर में है, स्थापना 1990 में हुई। विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा में है। और सुर सरोवर पक्षी विहार, ये आगरा और इटावा में है, याद रखिएगा, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में है। नेक्स्ट है सुरहा ताल पक्षी विहार, ये बलिया में है, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। और इसके स्थापना की बात करें 1991 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, यह प्रतापगढ़ में है, स्थापना कभी 2003 में हुई थी। नेक्स्ट है शेखा पक्षी विहार, शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में है और इसके स्थापना की बात करें 2016 में इसकी स्थापना हुई। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। तो शेखा पक्षी विहार, तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया। अब इम्पॉर्टेंट जो पुरस्कार है इसको कवर करते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किससे है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार में विलक्षण योगदान हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार शुरू किया गया। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार शुरू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने नोट में लिखा है कि वन महोत्सव प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था वन महोत्सव? तो यह जुलाई 1952 में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है इसका जो वन महोत्सव है यह जुलाई 1952 में प्रारंभ हुआ। इसका मूल वाक्य क्या है? वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। याद रखिएगा क्या है? रोटी ही जीवन है। आपको यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है कि वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? जुलाई 1952 में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ। और इसका अगर मूल वाक्य पूछे दे दे कि वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है, यह किसका मूल वाक्य है? तो यह वन महोत्सव जब प्रारंभ हुआ था उसी का मूल वाक्य है। और वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? जुलाई 1952 में। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर जो 100% इम्पॉर्टेंट है कि आपको मिलान करने के लिए दे देगा या पूछ सकता है कितने वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है, या ऐसे पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। चलिए सबसे पहला है कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 1 है। देखिए इसको हमने एक साथ रख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अलग अलग अगर डेटा मिलता है तो प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसी की वजह से यहाँ पर हमने एक साथ रख दिया है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 1 है। हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। वर्तमान में हाथी रिजर्व कितने हैं? 2 हैं। वहीं पर प्राणी उद्यान की बात करें, प्राणी उद्यान 3 है। और टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी याद रखिएगा, टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या 4 है। वन्य जीव विहार की बात करें, वन्य जीव विहार 11 हैं। और पक्षी विहार की संख्या की बात करें, पक्षी विहार 14 है। तो यह किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है इस तरीके से दे दे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलान करना हो, ऐसे मिलान करना हो या ऐसे मिलान करना हो, तो आप ऐसे मिलान कर सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें याद रहेंगी। तो फिर से एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 और हाथी रिजर्व 2, प्राणी उद्यान की संख्या 3, टाइगर रिजर्व की संख्या 4, यानी 1, 2, 3, 4 आप सीरियल वाइज याद रखिए, यानी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी रिजर्व, प्राणी उद्यान और टाइगर रिजर्व। वन्य जीव विहार की बात करें 11 है। पक्षी विहार हमने ऊपर करवा दिया है, टोटल 14 पक्षी विहार हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके लिए HW है कि सांडी पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष हुई और सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आज के सेशन में हमने जो भी चीज़ें कवर की होंगी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक बार ज़रूर लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर PDF इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है कि अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C एंड ग्रुप D स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो एग्ज़ाम अग्रवाल कार्ड द्वारा ज़बरदस्त प्रैक्टिस पेपर निकाला गया है। टोटल यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और इसमें विषयवार सब कुछ दिया गया है प्रैक्टिस सेट। यानी आपको सबसे पहले हिंदी, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन, गणित अच्छे से डिजाइन किया गया है। और इसकी देखिए खासियत क्या है कि 2 नवीनतम वर्ष के प्रैक्टिस सेट इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक QR कोड दिया रहेगा, उस पर आपको स्कैन करना होगा, और 2 नवीनतम विगत वर्षों के पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है।
तो 15 प्रैक्टिस सेट जिस प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से रखा गया है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इंटीमेशन की सिटी जो है आ चुकी है। तो जो भी समय बचा है इस 15 प्रैक्टिस सेट को आप करके जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन का लेवल है, और जब टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद इसका व्याख्या के साथ हल दिया गया है, और आप उसमें देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, किस प्रकार व्याख्या का हल, मतलब आसानी से आसानी तरीके से दिया गया है, ठीक है, ट्रिक मेथड से। तो इस बुक को लेने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा टोटल, ठीक है, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट इसको सॉल्व करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपको एग्जाम बेनिफिट मिलने वाला है। तो बहुत ही बेस्ट बुक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर इस बुक का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।